हेलो गाइस, ब्रह्म गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानविंद सिंह स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो फॉर यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी पैट के रिगार्डिंग जो रेगुलर बेस पे क्लासेस चल रही हैं उसी के रिगार्डिंग एक जो कि सीरीज है वो 6 नंबर की सीरीज है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। सभी बच्चे जुड़ जाएं और जो नए बच्चे आ रहे हैं प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, राइट, जिससे आपको रेगुलर बेस पे आपकी क्लासेस मिलेंगी आपको, राइट। तो आप मुझसे जरूर जुड़िएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ब्रह्मा गुरुकुल के नाम पे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। जो भी क्लासेस की जो भी पीडीएफ रहेगी वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, तो चलिएगा, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जुड़ जाएं और शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, और बहुत मजा आएगा। और आपके एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको मजा आ जाएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? बताइए, वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन नंबर ए ब्रज, ऑप्शन नंबर बी कुल्या, ऑप्शन नंबर सी सुवस्य, ऑप्शन नंबर डी खेल्य। बताइए, वैदिक ग्रंथों में जो ऊसर भूमि थी उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? सभी बच्चे कमेंट करें जल्दी जल्दी। जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं सभी बच्चे कमेंट करें। देखो, कमेंट करोगे तभी आप अपना इंप्रूवमेंट कर पाओगे। तो कमेंट बॉक्स में, अगर आप लाइव सेशन ले रहे हैं क्लास, अगर आप बाद में देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मन में जरूर सोच लें, राइट। अगर लाइव ले रहे हो तो कमेंट जरूर करें। ओके, वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? ब्रज, कुल्या या सुवस्य या खेल्य? बताइए, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है? जल्दी बताइए, सभी लोग आंसर दें, एकदम स्पीड के साथ देते चलें सभी बच्चे। देखो, जो वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि होती है, ऊसर भूमि तो जानते हो ना, ऊसर भूमि होती है, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया ये पूछा है। तो वो किया गया खेल्य। किसके लिए किया गया था? खेल्य शब्द का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, जिस बच्चे ने भी बताया, बहुत अच्छा बच्चा आंसर दिया आपने, और डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। खेल्य लिखा है, ओके, तो खेल्य इज द राइट आंसर। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, बड़े ध्यान से और अच्छे वे में देखिएगा, फिर मैं कमेंट बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी, देखो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा, एक सेकंड, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों, जो कर होते हैं ना, अधिकारी करों तथा शुक्लों की निर्धारण के संबंध में राज्यपाल से अनुशंसा कर सकता है, जो कि उस राज्य में पंचायतों द्वारा विनियोग किए जाते हैं? क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, फिर आंसर देना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी, एक बार खुद पढ़ो, मेरी आवाज़ भी सुन लो, खुद भी पढ़ लो, क्योंकि मेरी आवाज़ ना समझ में आए तो आप खुद भी पढ़ के समझने की कोशिश करो। निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी, ठीक है, करों तथा शुक्लों के निर्धारण के संबंध में राज्यपाल से अनुशंसा कर सकता है, जो कि उस राज्य में पंचायतों द्वारा विनियोग किए जाते हैं? तो बताइए कौन करता है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन दे रखा, ए ऑप्शन में जिला आयोग समिति, ऑप्शन बी राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन सी राज्य वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। समझे क्वेश्चन या नहीं ये बताओ, नहीं समझे तो मैं दोबारा पढ़ के बताता हूँ, सभी बच्चे बताओ। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी, देखो इतना बिल्कुल, अधिकारी करों तथा शुल्कों के निर्धारण, जो कर होते और शुल्क होते उनके निर्धारण के लिए, समझ लो पूरा, के निर्धारण के संबंध में राज्यपाल से अनुशंसा कर, जो कर होते और शुल्क होते हैं उनके निर्धारण के संबंध में राज्यपाल से अनुशंसा कर सकता है, जो कि उस राज्य में पंचायतों द्वारा विनियोग किए जाते हैं। जो उस राज्य में जो पंचायतों द्वारा विनियोग किए जाते हैं, तो कौन करता है? जिला आयोजन समिति करती है, कि राज्य वित्त आयोग करता है, कि राज्य वित्त मंत्रालय करता है, कि राज्य पंचायती राज मंत्रालय करता है? ये बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा आंसर है, कि इसका जो काम करता है, जो करों और शुल्कों के रिगार्डिंग, वो करता है राज्य वित्त आयोग, ठीक है, याद रखिएगा कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। आप समझ गए क्वेश्चन ना, ऐसे ही समझना है एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन अच्छे लाऊंगा, क्योंकि आपकी यूपी पुलिस, यूपी एसआई के लिए भी क्वेश्चन है, राइट, इसलिए थोड़ा अच्छा मॉडरेट भी रहेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड तो नहीं है, मॉडरेट है, राइट, और सिंपल भी रहेंगे और हाई भी रहेंगे, ऐसा नहीं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, पढ़ने की कोशिश किया करेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे वे में। भारतीय संविधान के केंद्र
और राज्यों के बीच, देखो कितना अच्छा है, शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत है। जो भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य की जो शक्तियां होती हैं उनका जो बंटवारा था वो किसके अनुसार हुआ था, या कि मतलब किसके अंतर्गत की गई थी। मार्ली मिंटो सुधार 1909, चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलो कमेंट करके बताओ, ये तो बताना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मतलब आपको आना भी चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम एग्जाम में देखा है। जो केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की गई थी। तो मार्ली मिंटो सुधार 1919, चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, मार्ली मिंटो सुधार 1909, चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। एकदम एनर्जी लगा दो, दिमाग लगा दो, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी बताते चलें, बिल्कुल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, राइट। इसके भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो राज्य और केंद्र की शक्तियों का है वो बंटवारा उसके अंतर्गत आता है। तो किसके, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत आता था। ओके, तो बिल्कुल एक समझ गए ना बात को। तो सी ऑप्शन जिस बच्चे ने दिया बहुत अच्छा आंसर दिया और आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करें। और साइंस का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, लाल, नीला, हरा और बैगनी। चलो बता दो, जल्दी बताइए कमेंट करके, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, लाल, नीला, हरा, बैगनी। चलेगा, आंसर दीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे एकदम स्पीड के साथ आंसर देते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, कमेंट कर रहे हैं ना सभी बच्चे, बिल्कुल करते जाएं करते जाएं करते जाएं एकदम अच्छी तरीके से। बहुत अच्छा आंसर भी दे रहे हैं सभी बच्चे, बहुत मैक्सिमम बच्चों के सही निकलते हैं, राइट। तो इसका जो आंसर है वो है लाल। ओके, लाल इज द राइट आंसर। लाल क्या होता है, लाल प्रकाश जो होता है सबसे अधिक प्रभावकारी होता है प्रकाश संश्लेषण में। कोई हरा मत लगा देना, क्योंकि आप कहोगे भाई प्रकाश से पत्तियां होती हैं, प्रकाश संश्लेषण हो रहा हरा लगाते, नहीं 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 नहीं, ये मत कर देना, ठीक है। लाल रंग इज द राइट आंसर, याद रख लो। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश सबसे अधिक लाल रंग का प्रभावशाली होता है। ओके, समझ गए ना इस बात को, बहुत बढ़िया आंसर, जिसने लाल दिया बहुत अच्छा किया। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा फिर मैं आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें और फिर मैं आंसर बताऊंगा। आंसर क्या बोल रहा, आंसर को समझिए। किस अधिनियम द्वारा भारत में, एक सेकेंड, किस अधिनियम द्वारा भारत में पोर्टफोलियो, क्या पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। मतलब कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत में पोर्टफोलियो की मान्यता प्रदान की गई। तो बताइए किस अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बता दे रहा हूं। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, चार्टर अधिनियम 1853। तो इसके तहत बताना, ये चार ऑप्शन है। मतलब पोर्टफोलियो, याद रखो क्वेश्चन क्या बोला था कि किस अधिनियम द्वारा भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता प्रदान की गई थी। जो पोर्टफोलियो थी उसकी प्रणाली की मान्यता प्रदान की गई थी, तो किसके तहत की गई थी। ये चार ऑप्शन है, बता दो। क्वेश्चन ए है और ऑप्शन ए है, लो समझ लो, मैंने खोल दिया, ये यहाँ पर है क्योंकि अगला पेज है तो थोड़ा सा वो हो गया, बट चलो चॉइस करो, जल्दी बताओ, आंसर बता दो जल्दी जल्दी सभी बच्चे। चलेगा, सभी बच्चों ने बता दिया आंसर। चलो मैं बता देता हूं, इसका जो बच्चा आंसर होगा वो होगा, ये जो पोर्टफोलियो की रिगार्डिंग है वो है भारत परिषद अधिनियम 1861। याद रखो, भारत सरकार अधिनियम 1861, ठीक है, याद रखिएगा। क्या है कि मतलब भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता प्रदान की गई थी। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत क्या की गई थी, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना की गई थी या मान्यता प्रदान की गई थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए इसके बाद चलेगा अगला क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से। मानव कलाई, एक सेकंड को, ये मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, क्वेश्चन को समझिएगा। हाँ, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय गति। देखो जो मानव की नाड़ी होती है ना, डॉक्टर चेक करते हैं, राइट, समझ गए ना, उसको पकड़ते चेक करते हैं ना, तो तुक 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 करके आवाज आती है, राइट, इस तरीके से। तो वो किससे रिलेट करती है, मतलब स्पंदन करती है, तो हृदय गति से तेज होती है वो, जो वो
जो स्पीड होती है जो नाड़ी की, वो हृदय की गति से तेज होती है, या फिर हृदय की गति से मंद होती है, या हृदय गति से भिन्न दर पर है, या हृदय की समान दर पर? तो बताइए, अगर ये क्वेश्चन नहीं बताया तो आप ना कुछ नहीं जानते, आपने ऐसे ही जन्म ले लिया है, गलती से हो गया आपका जन्म, ये तो बता देना चाहिए नहीं तो। हाँ, तो मानव कलाई की नाड़ी स्पंदन करती है, कैसे करती है जल्दी बताइए। तो सबको पता है इसका आंसर कि वो कैसे करती है, जल्दी बताओ, स्पीड के साथ आंसर देते जाएं। तो वो करती है हृदय की समान दर पर। किस पे करता है? हृदय की समान दर पर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चों ने, एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, इसका भी आंसर देने की साइंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरू रज्जु तो जानते हो ना? हाँ बिल्कुल। मेरू रज्जु के कार्य हैं मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का समन्वयन करना। क्या करना? मेरू रज्जु का क्या कार्य है ये पूछा है, तो उसने ऑप्शन नंबर ए में दिया मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का समन्वयन करना, और बी दिया है प्रतिवर्ती क्रियाओं के समन्वयन और नियंत्रण, और सी ऑप्शन है केवल ए सही है, और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। बताइए, हाँ, मेरू रज्जु का क्या कार्य है? बताइए सभी लोग, बताइए मेरू रज्जु का क्या कार्य है? जल्दी बताइए, मेरू रज्जु का क्या कार्य है? एकदम स्पीड के साथ बताएं। देखो, मेरू रज्जु का जो कार्य है वो है मस्तिष्क से आने और जाने वाले उद्दीपनों का समन्वयन करना। ए ऑप्शन सही है और बी ऑप्शन भी सही है। प्रतिवर्ती क्रियाओं को समन्वयन और नियंत्रण करना, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है। क्या है? ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा, मेरू रज्जु का काम क्या है? मस्तिष्क से आने वाली उद्दीपनों का समन्वयन करना और प्रतिवर्ती क्रियाओं को समन्वयन और नियंत्रण करना। ओके, तो जिसने भी डी ऑप्शन बताया बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर और बहुत अच्छा आंसर दिया। ओके, चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, क्वेश्चन क्या बोला देखो, अब ये तो सबको पता ही होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो स्त्री होती है, फीमेल होती हैं, उनके प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है। ये 4 अंग दे दिए मैंने, बताओ कौन सा अंग उनसे रिलेट नहीं करता, स्त्री के प्रजनन तंत्र से नहीं रिलेट करता। पहला है ऑप्शन ए दिया गर्भनाल, बी दिया गर्भाशय, सी दिया अंडाशय, और डी दिया शुक्रवाहिका। बताइए क्या आंसर होगा, कमेंट करिए एकदम। निम्नलिखित में से कौन सा अंग स्त्री प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है? बताइए, स्त्री प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है, वो कौन सा अंग है? चलें बता दें तो मैं भी। हाँ, पहले आप लोग बताओ, सबको पता होगा। बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर दे दिए, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हो। बिल्कुल डी ऑप्शन शुक्रवाहिका इज द राइट आंसर। बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। शुक्रवाहिका क्या होती है? फीमेल, वो मेल का है, राइट। गर्भनाल भी होती है, गर्भाशय भी होता है, अंडाशय होते, ये तीनों फीमेल का है प्रजनन तंत्र के, ये मेल का है। ठीक है, तो समझ गए। तो शुक्रवाहिका इज द राइट आंसर। नहीं पूछा है ना, तो शुक्रवाहिका नहीं है। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे वे में देखिएगा। हाँ, 13वीं शताब्दी में खराज, देखो खराज के बारे में पूछा। 13वीं शताब्दी में खराज का था क्या था? खराज क्या था? ठीक है, खराज क्या था? कृषि पर कर, कृषि पर टैक्स था, भू संपत्ति हस्तांतरण लिखा था यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, भू संपत्ति पर हस्तांतरण पर कर, या भूमि पर कर, या सिंचित कृषि पर कर। बताइए 13वीं शताब्दी में खराज क्या था? सभी लोग बताएं। खराज एक वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, बताइए सभी लोग, 13वीं शताब्दी में खराज क्या था? हाँ, बताते चलें, सभी लोग कमेंट करते जाएं। बिल्कुल, तो 13वीं शताब्दी में क्या था खराज? बताइए सभी लोग, आंसर दें। हाँ, देते जाएं सभी के सभी बच्चे आंसर एकदम स्पीड के साथ। बिल्कुल, तो जो खराज था वो क्या था? जल्दी बताएं कि कृषि पर कर था, या भूमि हस्तांतरण पर कर था, या भूमि पर कर था, या सिंचित कृषि पर कर था? तो ये था कृषि पर कर। खराज कहता है कि कृषि पे कर लगाया जाता था, उसे कहते थे खराज। ठीक है, 13वीं शताब्दी में, याद रखोगे कि ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा बड़े ध्यान से। अगला क्वेश्चन, हाँ, सक्रिय साम्राज्य, ठीक है, की स्थापना कहाँ की गई थी? अवध, दिल्ली, जौनपुर, पटना। बताइए, सक्रिय साम्राज्य की स्थापना कहाँ की गई थी? अवध में, दिल्ली में, जौनपुर में, या पटना में? बताइए,
सक्रिय साम्राज्य की स्थापना कहाँ की गई थी? अवध में, दिल्ली में, जौनपुर में या पटना में? सभी लोग बताएं, बताते चले सभी के सभी आंसर एकदम अच्छे वे में। सक्रिय साम्राज्य की स्थापना कहाँ की गई थी? अवध, दिल्ली, जौनपुर। हाँ, तो सक्रिय साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी? जल्दी बताएं, बताते चलें। अवध, दिल्ली, जौनपुर, पटना। कौन दे रहा आंसर? बिल्कुल बिल्कुल आंसर देते जाएं। बिल्कुल, तो इसका आंसर होगा जौनपुर इज द राइट आंसर। क्या होगा? जौनपुर इज द राइट आंसर। बिल्कुल जौनपुर में की गई थी। याद रखोगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल, जिसने भी जौनपुर दिया बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन बहुत मज़ेदार लेके आया हूँ, मज़ा आ रहा होगा करने में। छोटा क्वेश्चन, थोड़ा पीडीएफ छोटी कर दी, ऑप्शन ना दिखे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं छोटी कर दूंगा तो ऑप्शन भी देख लीजिएगा। हाँ, क्या बोला? निम्नलिखित राजाओं में से किसने, बहुत अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? बताइए कौन? ये 4 राजा हैं, कौन कौन? पृथ्वीराज चौहान, बी ऑप्शन है जयचंद, चलो मैं लिख देता हूँ, राजा जयचंद, ठीक है। और सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है विद्याधर चंदेल, ठीक है, विद्याधर चंदेल। और डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है भीम द्वितीय। बताइए, ये चारों मैंने ऑप्शन दे दिए। निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो बताइए 4 राजाओं में से, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, राजा जयचंद, विद्याधर चंदेल या भीम द्वितीय, किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? सभी लोग आंसर दें, देते चलें सभी लोग आंसर। हाँ, स्पीड के साथ देते चलें सभी बच्चे लोग। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? भीम द्वितीय इज द राइट आंसर। किसने हराया था सबसे पहले? तो वो हराया था भीम द्वितीय ने, याद रख लो। पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? भीम द्वितीय ने सर्वप्रथम हराया था, भीम द्वितीय। याद रखोगे कि नहीं? बिल्कुल इज द राइट आंसर। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, बड़े ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुगल चित्र शैली का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? बताइए, ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। मुगल चित्र शैली का संस्थापक किसे माना गया? निम्नलिखित में से किसे माना गया? बेहजाद और मीर हासिम को, अब्दुल समद और मीर सैयद अली को, मंसूर और अब्दुल हई को, या दसवंत और बसावन को? बताइए, जल्दी बताइए, ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से स्पीड के साथ आंसर देते चलें। हाँ, तो जल्दी जल्दी देते जाएं सभी बच्चे, मैं इंतजार कर रहा हूँ सभी के सभी आंसरों का। हाँ, तो देखो अब्दुल समद और मीर सैयद अली इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन जिसने भी दिया, अब्दुल समद और मीर सैयद अली इज द राइट आंसर। क्या है कि मुगल चित्र शैली के संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो अब्दुल समद और मीर सैयद अली को, याद रखें। ओके, तो जिसने भी बी ऑप्शन दिया है वो एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित में से किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थान माना गया? तो मतलब किसकी समाधि? ये 4 लोग हैं, गुरु अमरदास, गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह। मतलब किसकी समाधि के कारण जो कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थान माना जाता है? तो बताइए किसकी समाधि? सब लोग बताएं। गुरु अमरदास की, गुरु अंगद देव की, गुरु अर्जुन देव की, गुरु गोविंद सिंह की? बताते चलें सभी बच्चे एकदम अच्छे स्पीड के साथ। चलेगा तो मैं बता देता हूँ, अगर नहीं बता पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये था कि किसकी समाधि थी, तो वो इसलिए फेमस है, नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थान इसलिए माना जाता है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की समाधि। बिल्कुल, तो जिसने भी डी ऑप्शन बताया, जिस बच्चे ने, बहुत अच्छा आंसर दिया। ओके, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, क्या बोला? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के विषय में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा, ठीक है, मतलब जो शाह आलम द्वितीय था कि उसके साम्राज्य की जो सीमा थी वो कहाँ से कहाँ तक थी। चलोगा, तो ये है ऑप्शन, दिल्ली से पालम,
ऑप्शन नंबर ए बोला दिल्ली से पालम, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली से बिहार, ऑप्शन नंबर सी पेशावर से बिहार, ऑप्शन नंबर डी पेशावर से बनारस। बताइए सभी लोग। जो शाह आलम थे राजा शाह वो सॉरी क्वेश्चन क्या बोल रहा था समझ लो। मुगल बादशाह, जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, उसकी जो सीमा थी उस टाइम राज्य की, तो वो कितनी थी, तो वो थी दिल्ली से पालम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या थी, दिल्ली से पालम। ओके, याद रखिएगा बिल्कुल। अब चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जो बुंदेलखंड से है उसको तो समझ जाना चाहिए। ठीक है, आप तो समझ जाओगे। ठीक है, तो चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में था, तो चेदी बुंदेलखंड से रिलेट करता है। बुंदेलखंड का कौन सा जिला आ रहा, तो आपको पता है बांदा जिला, राइट। तो चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो वो किस जिले में था, तो वो था बांदा में। किस में था, बांदा। ओके, याद रखिएगा, चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में था, तो बांदा जिले में था। ओके, याद रखोगे कि नहीं, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, देते जाइए सभी लोग, कमेंट करते चले, बिल्कुल। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्य अभिषेक से संबंधित है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्य अभिषेक से संबंधित है। अश्वमेध, राजसूय, अग्निष्ठाम या वाजपेयी। बताइए, निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्य अभिषेक से संबंधित है। अश्वमेध, राजसूय या अग्निष्ठाम या वाजपेयी। बताओ, राजा के राज्य अभिषेक से संबंधित है, तो ये तो पता है, अश्वमेध तो तुम्हें पता होगा कि घोड़ा छोड़ा जाता था, जहां तक पहुंचता था वो क्या होता था, उसका राज्य का विस्तार होता था। लेकिन राज अभिषेक जब होता था तो कौन सा यज्ञ कराया जाता था राजाओं के टाइम पे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अग्निष्ठाम या वाजपेयी। बताइए, बिल्कुल। तो इसका जो आंसर होगा, जल्दी जल्दी स्पीड के साथ सभी बच्चा लोग देते चले आंसर। ओके, तो इसका जो आंसर क्या हो सकता है, सभी लोग दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राजसूय यज्ञ इज द राइट आंसर। क्या होगा, राजसूय इज द राइट आंसर। ओके, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसने भी बताया एकदम करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। चले इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन चलते करते हैं। हाँ, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर मैं उसके ऑप्शन निकालता हूँ। निम्नलिखित में से किसने गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। बताइए, निम्नलिखित में से क्या बोला कि जो गांधी के आंदोलन थे वो राजनीतिक फिरौती कहा, वो किसने कहा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चार लोग हैं, चेम्सफोर्ड, बेबल, लिन लिथगो या डलहौजी। बताइए, इनमें से किसने कहा था कि गांधी जी के जो आंदोलन है वो राजनीतिक फिरौती। हाँ, सभी लोग बताएं। हाँ, बताते चलें सभी बच्चे। बिल्कुल, तो सभी बच्चों ने बताया, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो राजनीतिक फिरौती किसने कहा। हाँ, देखो क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में से किसने गांधी के आंदोलनों को, गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा, तो वो कहा था, किसने कहा था, तो वो कहा था लिन लिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो, याद रख लो। लिन लिथगो ने कहा था कि गांधी जी के जो आंदोलन हो रहे हैं वो राजनीतिक फिरौती है। ठीक है, याद रहेगा ना, बिल्कुल। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा बड़े ध्यान से। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया। दक्षिण अफ्रीका से, तो ये ऑप्शन सारे गलत हैं। प्रकाश पत्रिका पूछा है मैंने, ये ऑप्शन बाय मिस्टेक गलत हो गए। हाँ, तो मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए क्या बोला, नवजीवन। ठीक है, मतलब जब दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो ऑप्शन नंबर ए नवजीवन, ऑप्शन बी है इंडिया गजट। ठीक है, मैं ये अच्छे से लिख देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा जगह निकाल के, तभी मैं लिख पाऊंगा ना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या बोला, ऑप्शन नंबर ए बोला नवजीवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा बोला, दूसरा है इंडिया गजट। अब बताना कौन सा होगा, इंडिया गजट। ऑप्शन नंबर 3 है कॉमनवेल्थ।
ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है, ये वाले ऑप्शन सारे गलत हैं, ठीक है। हाँ, और फोर्थ नंबर है इंडियन ओपिनियन। चलो 3 ही में से बता दो, इन्हीं 3 में से होगा आंसर। चलो लिख देता हूँ फिर भी, शायद ये भी हो सकता है। इंडियन ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन। तो बताइए इसमें से कौन आंसर होगा। जो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, प्रवास कर रहे थे, उसके दौरान महात्मा गांधी ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो वो कौन सी पत्रिका थी। तो सभी लोग आंसर बताएं इसका, सभी लोग बताएं इसका आंसर। बिल्कुल, तो मैंने कहा ना लास्ट में, मैं कह रहा था ये नहीं लिख रहा हूँ, वही सही है। इंडियन ओपिनियन इज द राइट आंसर। तभी तो मैंने कहा था इसको मैं छोड़ने वाला था, मैंने कहा वही तो सही है यार। तो इंडियन ओपिनियन इज द राइट आंसर, इंडियन ओपिनियन था, ठीक है। तो मैं एक बार लिख के बता देता हूँ अच्छे से, क्या था, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज़ को, इंडियन ओपिनियन थी। जब वो दक्षिण अफ्रीका में प्रवास कर रहे थे गांधी जी, तो उस टाइम क्या हुआ था कि उन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की थी, उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। ओके, याद रखोगे कि नहीं। बिल्कुल, चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेड शिफ्ट की परिघटना निम्न में से किससे संबंधित है। मतलब किससे लिखा है, थोड़ा सा मिस्टेक है। रेड शिफ्ट की परिघटना निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मांड का विस्तार, ऑप्शन नंबर बी सागर तल का विस्तार, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी जीवन की उत्पत्ति। बताइए, साइंस का क्वेश्चन है, बहुत है। रेड शिफ्ट वर्ड बहुत अच्छा है, हाँ सभी लोग बताएं। हाँ, रेड शिफ्ट की परिघटना निम्न में से किससे संबंधित है। ब्रह्मांड का विस्तार, सागर तल का विस्तार, प्रकाश का विवर्तन, जीवन की उत्पत्ति। बताइए। बिल्कुल, तो रेड शिफ्ट किससे रिलेट करता है, किससे संबंधित है परिघटना निम्न से किससे संबंधित है, वो है ब्रह्मांड का विस्तार। किससे, ब्रह्मांड का विस्तार इज द राइट आंसर। जिसने भी बताया बहुत बढ़िया आंसर दिया। ओके, चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था। निम्न में से कौन सा एक, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक असहयोग आंदोलन का प्रारंभ करने का कारण नहीं था। तो ऑप्शन निकाल देता हूँ, ये हैं 4 ऑप्शन, ठीक है। खिलाफत का प्रश्न, नमक, हाँ ये प्रश्न लिखना था, ठीक है, नमक कानून, या पंजाब में अत्याचार, या रूलर एक्ट। बताइए। देखो क्वेश्चन को पढ़ लो पहले, मुझे लगता है क्वेश्चन नहीं, निम्न में से कौन सा, ठीक है, वो 4 हैं, उनमें से कौन सा एक है असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था। मतलब और बाकी एक नहीं था और बाकी थे, तो वो कौन सा था कि जो असहयोग आंदोलन था उसका कारण नहीं था। बताइए, इसका आंसर दें सभी बच्चे। बिल्कुल, हाँ, तो इसका जो आंसर है, हाँ बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ सभी बच्चों का। बिल्कुल, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखो, निम्न में से कौन सा असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था, तो वो नहीं, कौन सा नहीं था, वो नहीं था नमक कानून, ठीक है। नमक कानून इज द राइट आंसर। असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, असहयोग, ठीक है, नमक कानून इज द राइट आंसर, ये नहीं था। ओके, जिसने भी बी ऑप्शन बताया एकदम करेक्ट आंसर, क्वेश्चन को घुमाया गया था। ओके, समझदार। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की क्लास कैसी रही सभी लोग कमेंट करके बॉक्स में बता दीजिएगा कि कैसी रही क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन। और क्वेश्चंस कैसे रहे, क्या अच्छे क्वेश्चंस रहे थे आज के। और इसी तरीके से आपकी सीरीज आएगी। और जो भी नए स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको रेगुलर बेस पे आपको क्लासेस मिलेंगी और बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और जो भी पुराने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं रेगुलर बेस पे, उसके लिए तो कोई नहीं, वो तो पढ़ रहे हैं और अच्छे वे में मेहनत करते चलें, आप जरूर सेलेक्ट होंगे। और बिल्कुल एकदम मेहनत पे लगे रहो। ऐसा नहीं, ये मत सोचो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई की वैकेंसी नहीं आई है तो क्या है कि मैं ना पढ़ूं, नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ते चलो, जॉब मिल जाएगी, जल्दी से जल्दी जॉब मिलेगी सब बच्चों को। ओके, हाँ, ये मत सोचो कि कब आएगी वैकेंसी, बस ये सोच लो कि डल गया फॉर्म, आएगी ना आप। क्योंकि पता है यूपी सरकार क्या कर रही है, अब तुरंत फॉर्म निकालती है और तुरंत एक महीना, 1 से 1.5 महीने टाइम देती है और तुरंत एग्जाम करा लेती है।
तो ये सोचो कि बस एक वैकेंसी निकली हुई है, हम तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो आज के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ और अच्छे वे में। ओके, तो चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।